नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल केवली क्लासेस में। और आज हम लोग जो भूगोल का अध्याय लेकर आए हुए हैं वो अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं पर आधारित है। ठीक है ना। आज हम अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे। पहले तो ये जानेंगे कि अक्षांश और देशांतर रेखाएं क्या। ठीक है ना। तो अक्षांश और देशांतर रेखाएं काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो एक ग्लोब पर खींची गई रेखाएं हैं। ठीक है ना। क्या बोलें? अक्षांश और देशांतर रेखाएं एक काल्पनिक रेखा है जो ग्लोब पर खींची गई हुई है। अक्षांश और देशांतर रेखाएं एक काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो पृथ्वी पर ऐसी कोई खींची गई रेखा नहीं है, ये केवल ग्लोब पर दर्शाई गई हुई है। यानी कि मैं जो कह रहा हूँ ध्यान सुनिए उस बात को। अक्षांश और देशांतर रेखाएं पृथ्वी पर नहीं खींची गई हैं, ये केवल एक ग्लोब पर खींची गई है। अब बात आती है कि ग्लोब क्या है, पर ही हमारी ये अक्षांश और देशांतर रेखाएं खींची गई हैं। ग्लोब पर जो खींची गई अक्षांश और देशांतर रेखाएं हैं वो किसी भी स्थिति या किसी भी जगह को हम लोग पता कर सकते हैं अक्षांश और देशांतर रेखाओं की सहायता से। ठीक है ना। तो क्या बोले हैं? अक्षांश और देशांतर रेखाएं एक काल्पनिक रेखाएं होती हैं जबकि वास्तविक रूप से पृथ्वी पर ऐसी कोई रेखाएं नहीं है, ये रेखाएं ग्लोब पर दर्शाई गई हैं। ठीक है ना। तो सबसे बड़ी बात ये होती कि ग्लोब क्या होता है। अभी बताया कि ग्लोब पृथ्वी का एक छोटा स्वरूप, एक छोटा लघु रूप मान सकते हैं। ये सभी रेखाएं ग्लोब पे दर्शाई गई हैं और अक्षांश और देशांतर रेखाओं की सहायता से हम किसी भी जगह का स्थिति का पता हम लोग लगा सकते हैं। ठीक है ना। तो पहले ये समझेंगे ग्लोब क्या है। मान लीजिए ये एक ग्लोब है ना। पृथ्वी का छोटा स्वरूप या पृथ्वी का लघु रूप कह सकते हैं। उसी पे ही हम लोग अक्षांश और देशांतर रेखाएं का अध्ययन करेंगे। और वास्तविक रूप से पृथ्वी पर ऐसी कोई रेखा नहीं है। आप इस बात को बहुत ध्यान समझिएगा, वो रेखाएं केवल ग्लोब पर हैं। ठीक है ना। तो देखिए यह एक ग्लोब है, इसे बोलते हैं विषुवत रेखा, 0 अंश विषुवत रेखा। इसे कह सकते हैं भूमध्य रेखा, इंग्लिश में इक्वेटर रेखा। क्लियर? यह क्या है? ग्लोब है। और ये जो रेखा खींची हुई है आप ग्लोब पे देखेंगे, जो बीच में एक रेखा खींची हुई है उसे कहेंगे विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा या ग्लोब रेखा। ठीक है ना। मान लीजिए कि ये ग्लोब ना होकर क्या है, एक पृथ्वी है। क्या है? एक पृथ्वी है। क्यों माना गया? क्योंकि हमने बोला कि अक्षांश और देशांतर रेखाएं पृथ्वी पर कोई ऐसी कोई रेखा है ही नहीं। ठीक है ना। वो अक्षांश और देशांतर रेखाएं ग्लोब पे खींची गई हैं और ग्लोब की सहायता से हम पृथ्वी के किसी भी जगह को और स्थिति के बारे में पता लगा सकते हैं। ठीक है ना। तो मान लीजिए यह एक पृथ्वी है और जो मध्य से जो रेखा गुजर रही है इसे कहेंगे विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा या इक्वेटर कहेंगे। ठीक है ना। अब ये देखिए ये पृथ्वी है, इस पृथ्वी के बीच वाली रेखा है 0 डिग्री अंश जिसे हम लोग कहते हैं विषुवत रेखा। और 1 मिनट हम लोग ध्यान देंगे थोड़ा सा इधर। आप लोग थोड़ा सा दिशा के बारे में समझ लीजिए, बहुत अच्छा काम करेगा। ये होता है पूर्व, ये होता है पश्चिम, ये होता है उत्तर, ये होता है दक्षिण। ठीक है ना। दक्षिणी से बोलते हैं, है ना। तो ये समझ लीजिए एक पृथ्वी है और पृथ्वी की ये मध्य रेखा जिसे 0 अंश डिग्री नाम दिया गया है, विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा या इंग्लिश में इक्वेटर कहते हैं इसको। ये विषुवत रेखा क्या करता है, पृथ्वी के 2 भागों में बांट देता है, 2 भागों में बांट देता है। ऊपर वाले कहेंगे उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध, और नीचे कहेंगे दक्षिणी गोलार्ध। बात समझ में आ रही है? फिर से एक बार बताना चाहते हैं कि अक्षांश और देशांतर रेखाएं एक काल्पनिक रेखा होती हैं जो पृथ्वी पर ये नहीं खींचकर
एक ग्लोब पे दर्शाया गया है, और ग्लोब क्या है, पृथ्वी का एक छोटा स्वरूप है, एक छोटा लघु खंड है, मान सकते हैं उसको, ठीक है ना। लघु रूप, छोटा स्वरूप, पृथ्वी जैसा एक ग्लोब माना गया, और ग्लोब पर ये सारी रेखाएं अक्षांश और देशांतर रेखाएं खींची गई हैं। पृथ्वी पे ऐसी कोई रेखा है ही नहीं। अक्षांश और देशांतर रेखाओं की सहायता से हम पृथ्वी के किसी भी जगह की स्थिति का पता हम लोग आसानी से लगा सकते हैं। उम्मीद करना समझ में आया होगा। ये दिशा सूचक है, देख लीजिए, दिशा है, दर्शाया गया पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ग्लोब पर जो बीच की जो रेखा है, इसे 0 अंश रेखा, विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा, या इंग्लिश में इक्वेटर कहते हैं। विषुवत रेखा क्या किया है, हम लोग इससे पृथ्वी माना गया है, मान लीजिए पृथ्वी है, तो ये अगर मध्य रेखा है, भूमध्य रेखा है, ये 0 अंश में जो नाम दिया गया है, ये रेखा पृथ्वी को 2 भागों में बांटता है, एक उत्तरी गोलार्ध और एक दक्षिणी गोलार्ध। क्लियर है। अब बात ये आती है कि अगर हम कहें कि उत्तरी गोलार्ध और ये दक्षिणी गोलार्ध हो गया, अब बात ये करें कि अक्षांश रेखाएं हैं क्या। तो जो आज हम लोग पढ़ेंगे वो हम लोग अक्षांश रेखा पे ही थोड़ा डिस्कस होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट देशांतर रेखा के बारे में ही पढ़ेंगे। तो समझेंगे पहले कि अक्षांश और देशांतर रेखा क्या होती है, ठीक है ना। देखिए, विषुवत रेखा के समांतर, विषुवत रेखा के समांतर, मैंने क्या बोला, विषुवत रेखा के समांतर एक एक डिग्री के अंतराल पर, एक डिग्री के अंतराल पर खींची गई रेखा एक डिग्री के अंतराल पर खींची गई रेखा अक्षांश रेखा कहलाती है। फिर समझेंगे, विषुवत रेखा के समांतर चाहे उत्तरी गोलार्ध में हो या दक्षिणी गोलार्ध में हो, जो रेखा खींची जा रही हैं, ये एक डिग्री के अंश के अंतराल में खींची गई है, ठीक है। बात समझिएगा। अक्षांश रेखाओं को हम लोग अंशों में मापते हैं, अक्षांश रेखाओं को हम लोग अंश में मापते हैं। अक्षांश रेखा किसे कहते हैं, समझेंगे ध्यान से। विषुवत रेखा के उत्तरी गोलार्ध या दक्षिणी गोलार्ध में विषुवत रेखा के समांतर एक डिग्री के अंतराल पर खींची गई रेखाएं अक्षांश रेखा कहलाती हैं। या फिर कह सकते हैं पूर्व से पश्चिम की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर, देखिए है ना, पूर्व से पश्चिम की ओर भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा के समांतर खींची गई रेखा अक्षांश रेखाएं होती हैं। क्लियर है। उम्मीद करते समझ में आ रहा होगा। बहुत ध्यान से बात को समझिएगा। अक्षांश रेखा किसे कहते हैं, इसको दो तीन तरीके से परिभाषित कर सकते हैं हम लोग। पहला तरीका क्या है कि विषुवत रेखा के समांतर उत्तरी गोलार्ध या दक्षिणी गोलार्ध में खींची गई विषुवत रेखा के समांतर रेखाएं एक डिग्री के अंतराल पर खींची गई हैं, इसे हम लोग कहेंगे अक्षांश रेखा। क्या कहेंगे, अक्षांश रेखा, ठीक है ना। अक्षांश रेखा को अंशों में मापा जाता है। अब आगे क्या समझेंगे हम लोग। अक्षांश, और बात इसमें करेंगे कि अक्षांश रेखा कितनी होती है, अक्षांश रेखाएं कितनी होती हैं। देखिए, ये समझ लीजिए एक पृथ्वी है, ठीक है ना, ये है 0 डिग्री, इसे बोलेंगे विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा, इंग्लिश में इक्वेटर। तो ये है 0 डिग्री विषुवत रेखा, और ये नॉर्थ पोल उत्तरी ध्रुव, और ये दक्षिणी ध्रुव। यदि इस पर हम लंब खींचा जाए, बताइए कितने डिग्री बनेगा, 90 डिग्री। तो हमने क्या बोला कि जो अक्षांश रेखा क्या होती हैं, विषुवत रेखा पर, ध्यान समझिएगा, विषुवत रेखा
के समांतर उत्तरी गोलार्ध या दक्षिणी गोलार्ध में 1-1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई रेखाएं अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। ध्यान समझिएगा, ये 90 डिग्री बना रहा है और नीचे भी है, ठीक है ना। यहाँ पर समझ लीजिए ये 90 डिग्री, ये और ये उत्तरी ध्रुव तक जाते जाते ये जो बिंदु है, ठीक है ना, जाते जाते यहाँ पर एक बिंदु हो जाता है, ये रेखाएं एक बिंदु की तरह हो जाती हैं। अब इसके बारे में बता रहे क्या है, कैसे है। तो बात हो रही है कि अक्षांश रेखा की संख्या कितनी होती है, इसको छोड़ देते हैं। तो 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री करते करते जब हम लोग आगे बढ़ें तो ये 90 डिग्री बना रहा है। तो उत्तरी गोलार्ध में 90 डिग्री और दक्षिणी गोलार्ध में 90 डिग्री, तो कितना हो गया। और एक हमारा ये विषुवत रेखा, टोटल जोड़ेंगे तो हो जाएगा 181। मतलब कह सकते हैं कि अक्षांश रेखाओं की संख्या गोलोक पर 181 है। ध्यान रहे, उत्तरी गोलार्ध पर यह अक्षांश रेखा जाती हुई उत्तरी गोलार्ध पर यह एक बिंदु हो जाती हैं। एग्जाम में ऐसे दे देगा कि यदि हम लोग ग्लोब पर या पृथ्वी के ध्रुव को अक्षांश रेखाओं को गिनती नहीं की जाए तब अक्षांश रेखाएं कितनी होंगी। तो मैंने क्या बोला कि जब यहाँ से हम लोग यहाँ तक उत्तरी ध्रुव तक जा रहे हैं, यह है कि रेखा ना कह कि इसे बिंदु मान लेते हैं, तो ये कम हुआ, यह एक कम हुआ, तो 2 टी कम होगा तो कितना हो जाएगा 179, ठीक है ना। तो क्लियर ये कर लीजिए कि पृथ्वी पर ग्लोब पर अक्षांश रेखाओं की संख्या 181 होती है। कब? जब हम लोग उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव को बिंदु ना माने, और जब बिंदु मान लेंगे तो 179 डिग्री, ठीक है ना। ये तो रहा अक्षांश रेखाओं की संख्या। अब बात करते हैं कि एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश के बीच की दूरी क्या होती है। एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश के बीच की दूरी क्या होती है। विषुवत रेखा के उत्तरी गोलार्ध या विषुवत रेखा के दक्षिणी गोलार्ध में जितने भी अक्षांश रेखाएं हैं उन सभी की दूरियां समान है। एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश के बीच की दूरी 111 किलोमीटर की दूरी है। 111 किलोमीटर की दूरी है। और एक बात आप ध्यान दीजिएगा, आगे जो हम लोग को सहायता करेगा, एक अंश जो होता है वो 60 मिनट के लिए जरूरी होता है। 1 डिग्री बराबर 60 अंश। इस छोटे छोटे तथ्यों को ध्यान समझिएगा, जो प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। तो ये तो रहा अक्षांश रेखाओं की संख्या और उनके बीच की दूरी। अब हम लोग समझें कुछ अक्षांश रेखाएं कुछ महत्वपूर्ण होती हैं, इसको पहले हम थोड़ा साफ कर लेते हैं, ठीक है ना। अक्षांश रेखाओं की संख्या 81 मिली, और यदि हम लोग उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव को रेखा नंबर के बिंदु मानते हैं तब उस कंडीशन में अक्षांश रेखाओं की संख्या 179 है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अक्षांश रेखाएं कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं जो निम्न है। मैंने क्या बोला कि कुछ अक्षांश रेखाएं होती हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं एग्जाम की दृष्टि से, तो उनको देखते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये एक समझ लीजिए एक पृथ्वी है, ठीक है ना। पृथ्वी इतनी छोटी थोड़ी ना है, लेकिन क्या हम इसको ग्लोब मान सकते हैं ना। ग्लोब क्योंकि ग्लोब क्या पृथ्वी का एक छोटा स्वरूप है, एक लघु स्वरूप है, ठीक है ना। हम लोग मान के ही लगा रहे हैं। पृथ्वी पर कोई भी ऐसी रेखा नहीं है, वो केवल ग्लोब पर है। समझ रहे हैं इस बात को। इसलिए मैंने मान लिया कि पृथ्वी है। जो मध्य रेखा है 0 डिग्री, इसे बोलेंगे विषुवत रेखा। विषुवत रेखा उत्तरी गोलार्ध में 23.1/2 डिग्री कर्क रेखा, यह अक्षांश रेखा है, ध्यान समझिएगा। अब 1 डिग्री 2 डिग्री 3 4 5 6 से करते करते 23.1/2 डिग्री को हम लोग कह दिए कर्क रेखा। और दक्षिणी गोलार्ध में 23.1/2 कहेंगे मकर रेखा, ठीक है ना। उत्तरी गोलार्ध में 66
1/2 डिग्री को कहेंगे कार्टिक, आर्कटिक, ठीक है ना, आर्कटिक रेखा, तो गलती निकल गया। और 66 सही 1/2 डिग्री को बोलेंगे अंटार्कटिक, अंटार्कटिक रेखा, ठीक है ना। और यहाँ पे 90 डिग्री अक्षांश को बोलेंगे उत्तरी ध्रुव, और 0 डिग्री 0 बार निकल रहा है, 90 डिग्री अक्षांश को बोलेंगे विषुवत रेखा के दक्षिणी भाग में, विषुवत रेखा के दक्षिणी भाग में जो दक्षिणी का जो ध्रुव है उसे बोलेंगे हम लोग दक्षिणी ध्रुव, ठीक है ना, या दक्षिणी रेखा, उत्तरी रेखा कह सकते हैं या दक्षिणी रेखा कह सकते हैं, ठीक है ना। तो आज हम लोग का अक्षांश रेखाओं पर कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखा। हम लोग कल इसके बाद पढ़ेंगे देशांतर रेखाओं के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ठीक है ना। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।